हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो एक बार फिर प्रस्तुत हुआ आप सभी के बीच क्लास 11 अकाउंटेंसी के एक नए वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि हमारे सिलेबस का फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर है। और आज का ये वीडियो उसका पार्ट 1 है और इसके बाद जल्द ही आपको इसका पार्ट 2 भी मिलेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को एक आधा न्यूमेरिकल के साथ साथ कुछ फंडामेंटल रूल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। Like a Hellcat. So we will start with the meaning of accounting equation. An accounting equation is a mathematical expression which shows that the assets and liabilities of a firm are equal. तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में होता है जो ऑलवेज शो करता है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जो आप सभी ने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, तो उसमें से जो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, विच मीन्स एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ ड्यूअल एस्पेक्ट और टू एस्पेक्ट्स, जो कि है डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो हमने पढ़ा है ड्यूअल एस्पेक्ट्स में कि अगर कोई ट्रांजेक्शन का एक इफेक्ट डेबिट होता है तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट जरूर होता है। तो दैट इज कॉल्ड ड्यूअल एस्पेक्ट और उसी पर बेस्ड है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। इट मीन्स दैट टोटल क्लेम का मतलब आउटसाइडर्स एंड इनसाइडर्स दोनों क्लेम को मिलाकर विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। तो एसेट्स हो गया, टोटल क्लेम का मतलब एक हो गया ओनर्स का क्लेम यानी कैपिटल और एक एक्सटर्नल क्लेम यानी कि लायबिलिटीज। तो ये बराबर होता है हमेशा। द क्लेम आर ऑफ टू टाइप्स, और ये क्लेम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जैसा हम जानते हैं, अभी मैंने बताया भी आपको। एक है ओनर्स कैपिटल, ओनर्स इक्विटी या कैपिटल, और दूसरा है लायबिलिटीज और अमाउंट ड्यू टू द आउटसाइडर। तो ये हो गया हमारा कैपिटल, ये हो गया लायबिलिटीज, एंड द टोटल ऑफ ऑल दीज इज इक्वल टू ऑलवेज एसेट्स। ठीक है, तो यही शो करता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन एज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के इसी रिलेशन को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिखा सकते हैं। एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एसेट्स इज इक्वल टू होता है लायबिलिटीज़, और लायबिलिटीज़ का मतलब है टोटल क्लेम, और टोटल क्लेम का क्या मतलब है वो इसके दूसरे फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं। तो एसेट्स को हमने एज इट इज़ रख दिया और लायबिलिटीज़ को दो टुकड़ों में बांट दिया, टोटल क्लेम क्योंकि लिखना है। तो एक एक्सटर्नल क्लेम और एक इंटरनल क्लेम। जो एक्सटर्नल क्लेम होता है उसी को हम लायबिलिटीज़ कहते हैं, और जो इंटरनल क्लेम होता है उसको हम कैपिटल कहते हैं या ओनर्स इक्विटी कहते हैं। तो दिस इज हाउ एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हो जाता है। नाउ द अबव रिलेशनशिप इज नोन एज द अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये जो अभी हमने इक्वेशन ये देखा, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि एसेट्स की वैल्यू ऑलवेज लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होती है, तो इसी को कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन। अब इसको हम आइए समझते हैं, कोशिश करते हैं बैलेंस शीट के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा एक बैलेंस शीट, ध्यान से देखिएगा बैलेंस शीट को। तो एज यू ऑल नो दैट कि बैलेंस शीट में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड और एक होता है एसेट साइड। तो जो हमारा लेफ्ट साइड है यानी कि कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड है, उसमें मैंने दो चीज़ रख ली हैं, क्रेडिटर्स जिसकी वैल्यू रखी है मैंने 30,000, और कैपिटल जो कि इंटरनल लायबिलिटीज होती हैं 5,70,000, एंड वेरियस असेट्स रखे हैं, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, मशीन एंड फर्नीचर, एंड इनकी रेस्पेक्टेड वैल्यू रखी हुई है। एंड जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वो 6 लाख है और यहाँ भी 6 लाख है, जो हम देख सकते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज एंड कैपिटल। अब आइए इसी को हम न्यूमेरिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एसेट्स कितना है हमारे पास, जैसा हम सब देख सकते हैं 6 लाख रुपए। कैसे है ये 6 लाख रुपए, जिसमें एसेट्स में एक हिस्सा है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, कैश है, बैंक है, स्टॉक है और डेटर्स है। ये चार चीज़ें एसेट्स है। तो इन चारों का जो टोटल आएगा दैट इज द टोटल ऑफ एसेट्स, करंट एसेट्स। ठीक है, तो ये चारों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, कैश प्लस बैंक प्लस डेटर्स प्लस स्टॉक इज इक्वल टू 2,50,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आते हैं हम नॉन करंट एसेट्स की तरफ, जिसमें दो ही चीज़ें हैं, मशीन और फर्नीचर। ये दोनों मिलाकर हो रहा है 3,50,000 रुपये। जैसा आप देख पा रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स इज इक्वल टू मशीन प्लस फर्नीचर इज इक्वल टू 3,50,000। तो करंट प्लस नॉन करंट एसेट्स मिलाकर कितना हो गया है, टोटल 6 लाख।
देन बात करते हैं लायबिलिटीज की, वो भी 6 लाख है। और लायबिलिटीज में जैसा आप जानते हैं दो होते हैं, एक ओनर्स इक्विटी यानी कैपिटल होता है, और जैसा आप देख पा रहे हैं कैपिटल की वैल्यू कितनी है, तो वो है 5,70,000, तो वो यहाँ लिखा हुआ है। और दूसरा जो हमारा लायबिलिटीज है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर्स को जो अमाउंट ड्यू है दैट इज गिवन इन द बैलेंस शीट इज 30,000, तो इसको भी मिलाकर कितना आ गया 6 लाख। तो इस तरह से हम देख सकते हैं एसेट्स की वैल्यू जो कि है 6 लाख और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल वो भी मिलाकर हो रहा है 6 लाख। तो इन दिस वे हमारा बेसिक मैथमेटिक इक्वेशन प्रूव हो गया है कि एसेट्स इज इक्वल टू होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। नाउ अब हम जानेंगे इफेक्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जैसा हम जानते हैं कि ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का कम से कम 2 असर होता है, तो उसी पर बेस्ड हम जानेंगे कि ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पर कैसे पड़ता है। उसके लिए हम ट्रांजैक्शन के इम्पैक्ट को 2 हिस्सों में बांटेंगे, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम्स एंड ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स। तो कुछ ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट पर तो डेफिनेटली सारे ट्रांजैक्शन असर डालते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो 2 से ज़्यादा पर असर डाल सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम्स। तो एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ईच ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस विल अफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट्स। ये सब हम पहले से जानते हैं। इट मे ईदर इफेक्ट अपोजिट साइड ऑफ द और सेम साइड ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे आप जानते हैं कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हैं और इसको हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड। तो यानी हमारा ट्रांजैक्शन ऐसा भी हो सकता है कि जिसका असर पड़े अपोजिट साइड, मतलब एक इम्पैक्ट यहां पर तो एक इम्पैक्ट इस साइड पर, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इम्पैक्ट लेफ्ट साइड या दोनों इम्पैक्ट राइट साइड में पड़ जाए अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक प्लस दूसरा माइनस, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ पॉसिबिलिटीज जिसको लेकर हमने इसको वेरियस केस में बांट दिया है, जिनमें से पहला केस आता है इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज। यानी ऐसा एक ट्रांजैक्शन हम लेने वाले हैं जिसमें एक एसेट्स बढ़ेगा और साथ साथ एक लायबिलिटीज भी बढ़ेगा, और लायबिलिटीज का मतलब है एक्सटर्नल। तो देखिए हमने ट्रांजैक्शन लिया क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम क्रेडिटर्स। तो ट्रांजैक्शन हमारा क्या, हमने उधार में गुड्स खरीदा किससे, सप्लायर्स यानी क्रेडिटर से। तो इसका असर किन 2 चीज़ों पे पड़ने वाला है वो हम जानेंगे। तो इट विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एसेट्स, क्योंकि हमने क्या खरीदा है, गुड्स, और गुड्स मतलब क्या होता है, स्टॉक। तो इससे हमारा एसेट्स बढ़ेगा जिसका नाम है स्टॉक, एंड ऑल्सो इंक्रीजेज द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। और किस नाम से लायबिलिटी बढ़ने वाला है, क्रेडिटर्स। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस ट्रांजैक्शन में एक एसेट्स बढ़ा जिसका नाम है स्टॉक और एक लायबिलिटी भी बढ़ गया जिसका नाम है क्रेडिटर्स। तो ये हो गया एक ट्रांजैक्शन जिसमें 2 इम्पैक्ट पड़े हैं, एक एसेट्स पर इंक्रीज कर रहा है और एक लायबिलिटीज भी इंक्रीज कर रहा है। ना ऐसे ही अब हम ऐसा ट्रांजैक्शन देखने वाले हैं जिसमें लायबिलिटीज डिक्रीज होगा और एसेट्स भी डिक्रीज होगा। उसका इफेक्ट ऐसा पड़ेगा कि लायबिलिटीज और एसेट्स दोनों ही डिक्रीज करने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, सप्लायर्स या क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट कर दिया है, तो इससे आपकी लायबिलिटीज भी कम होगी और एसेट्स भी। अब जानेंगे कैसे। तो इट विल डिक्रीज लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स वो कौन लोग होते हैं, जो आपसे उधार मांगने वाले हैं। आपने उनका उधार चुका दिया तो आपका उधार कम हो गया। एंड ऑल्सो रिड्यूसेज द एसेट्स, जो कि होगा कैश या फिर बैंक, जो भी आपने मोड ऑफ पेमेंट रखा होगा अकॉर्डिंगली कैश या बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा, बट एसेट्स डेफिनेटली रिड्यूस होगा। तो ये हो गया इस तरह का ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, यानी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें एक एसेट्स बढ़ेगा और ओनर का कैपिटल भी साथ साथ बढ़ेगा। तो इसका ट्रांजैक्शन हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल बाय द ओनर। जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस में दोबारा से कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट वो उसका असर हमारे एसेट्स पर पड़ने वाला है एज इंक्रीज, और साथ साथ ओनर्स कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आइए देखें कैसे। इट विल इंक्रीज एसेट्स, जो कि होगा कैश या बैंक के फॉर्म में, एंड ऑल्सो इंक्रीजेज लायबिलिटी, जो कि होगा ओनर्स कैपिटल। तो इस तरीके से ये भी हमारे 2 चीज़ों पर असर डाल रहा है, एक साथ दोनों ही बढ़ रहे हैं, एक एसेट्स और एक ओनर्स कैपिटल। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट्स, यानी अब हम ऐसा ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लेंगे जिसमें 2 इंपैक्ट होगा, जिसमें से एक ओनर्स कैपिटल को रिड्यूस करने वाला है और एक किसी एसेट्स को। आइए देखें एक एग्जांपल। विड्रॉल ऑफ कैश बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। हमारे प्रोपराइटर ने, ओनर ने बिजनेस से कैश निकाला पर्सनल यूज के लिए, तो इससे डिक्रीज होगा लायबिलिटीज, जो कि किस नाम से होगा, ओनर्स कैपिटल, यानी ड्राइंग्स को हम ओनर के कैपिटल से माइनस करेंगे। एज वेल एज हमने बिजनेस से कैश निकाला है तो बिजनेस का कैश बैलेंस भी घट जाएगा, तो डिक्रीज इन एसेट्स भी हो जाएगा। तो इस तरह से 2 इंपैक्ट इसके पड़ेंगे।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ऐसा जिसमें कि इंक्रीज होगा एसेट्स और डिक्रीज होगा दूसरा कोई एसेट्स, मतलब एक ही साइड में इंपैक्ट पड़ने वाला है जिसमें एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे एग्जांपल है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, आपने अपने ऑफिस से पैसा निकाला बैंक में जमा कर दिया, तो इससे एक एसेट्स बढ़ेगा और दूसरा एसेट्स घटेगा भी। कैसे? तो इट विल इंक्रीज वन एसेट जिसका नाम हमने रखा बैंक, क्योंकि आप बैंक में पैसा जमा करेंगे तो आपके ऑफिस का कैश कहाँ गया? बैंक बैलेंस, तो यानी ये बढ़ेगा और ये घटेगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। एंड ऑल्सो डिक्रीजेज अनदर एसेट जो कि होगा कैश। तो इसका मतलब इसका इंपैक्ट दो ही चीजों पर पड़ रहा है, बट एक ही साइड पर एक एसेट्स बढ़ा और दूसरा घटा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डिक्रीज इन लायबिलिटी, यानी इसमें लायबिलिटीज घटेगी और इंक्रीज होगी दूसरी कोई लायबिलिटी, यानी एक अगेन वन एक ही साइड पर है बट अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे एग्जांपल है सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स बाय एक्सेप्टिंग अ बिल्स पेबल, हमने क्रेडिटर्स का उधार सेटल किया है एक बिल्स पेबल को एक्सेप्ट करके, तो ऐसे केस में हमारी एक लायबिलिटीज कम होगी और साथ साथ दूसरी लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। तो देखिए कैसे, तो इट विल डिक्रीज वन लायबिलिटी जो कि कौन है? क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर्स का अमाउंट सेटल हुआ है। एंड ऑल्सो इंक्रीज अनदर लायबिलिटी जिसका नाम होगा बिल्स पेबल, क्योंकि हमने एक बिल्स पेबल को एक्सेप्ट करके उधार खत्म किया है। तो ये थे हमारे दो इंपैक्ट डालने वाले ट्रांजैक्शन वेरियस टाइप्स के। और अब हम जानेंगे कुछ ट्रांजैक्शन को या ऐसे ट्रांजैक्शन को जो इफेक्ट डालता है मोर देन 2 आइटम्स, यानी 3 या 4 आइटम्स में। सम ट्रांजैक्शन आर ऑल्सो देयर विच मे अफेक्ट मोर देन 2 आइटम्स, जिसका एग्जाम्पल है पेड कैश ₹30,000 एंड चेक ₹50,000 टू अ क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹80,000। मान लो आपके क्रेडिटर्स का सेटलमेंट था इतने रुपए का, कितने का? 80,000, तो उसको आपने कैश दे दिया, कितना दे दिया कैश? 30,000 रुपीज़, और कैश की कमी पड़ गई तो आपने चेक से दिया पैसा, यानी आपका बैंक बैलेंस भी रिड्यूस करेगा कितने से? 50,000 से। तो फाइनली आपका क्रेडिटर्स माइनस होगा 80,000 से, कैश माइनस होगा 30,000 से और बैंक माइनस होगा 50,000 से। तो 3 इंपैक्ट पड़ गया ना इसका। तो देखिए एक्सप्लेनेशन, इट विल रिड्यूस कैश बाय 30,000, बैंक बैलेंस बाय ₹50,000 क्योंकि चेक से पेमेंट किया आपने, और क्रेडिटर्स को रिड्यूस करना होगा 80,000। तो इट इज अफेक्टिंग 3 अकाउंट्स, यानी 3 चीज़ों पर असर इसका एक साथ पड़ रहा है। नाउ अब हम कुछ रूल्स की बात करते हैं जिसके बेस पर हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के। गुड्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड बाय ओपनिंग अ कॉलम एज स्टॉक। याद रखना है आपको, जब हम अकाउंटिंग क्वेश्चन का न्यूमेरिकल बनाएंगे तब हम स्टॉक नाम से ही कॉलम खोलेंगे, किसके लिए? गुड्स के लिए, यानी गुड्स नाम का कभी कोई कॉलम नहीं होगा, और जिसमें हमेशा ऐड करेंगे या माइनस करेंगे विद द कॉस्ट प्राइस। देखिए दो चीज, स्टॉक की 2 वैल्यूज होती हैं, कॉस्ट प्राइस एंड दूसरी होती है रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इनमें से हम स्टॉक में जब भी प्लस या माइनस करेंगे तो किसको? कॉस्ट प्राइस को ही एडजस्ट करेंगे। इट मे बी अफेक्टेड इन द फॉलोइंग वे विथ कॉस्ट प्राइस ओनली, तो हमेशा इसका असर प्लस या माइनस के फॉर्म में पड़ेगा, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस से ही होगा। नाउ इसी बात को और अच्छे समझाने के लिए दिखाते हैं आपको एक दूसरा तरीका। देखिए स्टॉक, हमारे बिजनेस का जो स्टॉक जिसको हम गुड्स कह रहे हैं, उस पर 4 तरह के इंपैक्ट पड़ सकते हैं। या तो परचेज होगा, या तो गुड्स सेल होगा, या गुड्स आपका वापस आ रहा है, सॉरी आप वापस कर रहे हैं, या आपका गुड्स बेचा हुआ वापस आ रहा है। तो यानी अगर आपने गुड्स परचेज किया है, ठीक है, सपोज दैट कि बिजनेस ने स्टॉक यानी गुड्स परचेज किया, तो इसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा? प्लस करोगे आप। क्यों? क्योंकि परचेज करने से आपके पास गुड्स की वैल्यू बढ़ रही है। अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास गुड्स का जो बैलेंस है वो कम हो रहा है, यानी आप क्या करने वाले हो? माइनस। नाउ गुड्स को परचेज रिटर्न किया, मतलब आपने परचेज तो पहले कर लिया था, अब उसी गुड्स को आप वापस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिफेक्ट और एनी अदर प्रॉब्लम, तो इससे भी आपका स्टॉक कम होगा यानी माइनस। और लास्ट है सेल्स रिटर्न, यानी जिन गुड्स को आप बेच चुके थे अब वही गुड्स आपके पास वापस दे रहे हैं कस्टमर्स, तो इस तरह से आपके गुड्स वापस बढ़ जाएंगे, इसलिए सेल्स रिटर्न को आप क्या करने वाले हो? प्लस। तो इस तरह से जब भी आपके गुड्स के बेस पर ट्रांजैक्शन मिलेंगे तो आप उसको एक ही कॉलम में इंपैक्ट डालेंगे जिसका नाम है स्टॉक, और इस तरीके से इन रूल को फॉलो करते हुए। ना वैसे ही अब हम बात करेंगे कैपिटल पर किस तरह असर पड़ता है और किन किन चीज़ों का असर पड़ता है। तो देखिए आपके चीज़ों को सिंपल करने के लिए कैपिटल पर 5 चीज़ों का इंपैक्ट है, एक्सपेंस का, इनकम का, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड ड्राइंग्स। ऑलवेज रिमेंबर दैट, आपके उंगलियों 5 उंगलियों में आप गिन सकते हैं एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड लास्ट ड्राइंग। इस तरह से 5 चीज़ें, और सबका रूल भी मैंने बगल में लिख दिया है। कैपिटल से कभी भी आप एक्सपेंस को देखेंगे तो एक्सपेंस को क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे। अब आप कहोगे सर एक्सपेंस में क्या आता है, तो अगले स्लाइड में आपको मैं एक्सपेंस की मीनिंग भी बताने वाला हूँ, सॉरी एग्जांपल देने वाला हूँ। ऐसे ही जब भी आपको इनकम मिलेगा तो इनकम को आप हमेशा क्या करने वाले हैं? प्लस। अब इनकम के एग्जांपल क्या होंगे वो भी आपको अगले स्लाइड में दिख जाएगा।
देन आएगा नेक्स्ट आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स। आपने गुड्स को मोर देन द कॉस्ट प्राइस बेचा, यानी आपका सेल प्राइस ज़्यादा है आपके कॉस्ट प्राइस से, तो आपको क्या होने वाला है? प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट को आप क्या करने वाले हैं? कैपिटल में प्लस। और अगला आता है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, यानी जब आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा होगा और सेल प्राइस कम होगा तो आपको हो जाने वाला है लॉस। तो उस लॉस को आप क्या करेंगे? कैपिटल से माइनस। और जैसा आप जानते हैं बिजनेस से प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ विड्रॉल करता है तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो जब भी ड्राइंग आपको मिलेगा तो उस ड्राइंग को आप क्या करेंगे? कैपिटल से माइनस। तो आप देख सकते हैं पैरेलली सारा रूल है। एक्सपेंस मतलब माइनस, इनकम मतलब प्लस, प्रॉफिट ऑन सेल मतलब प्लस, लॉस ऑन सेल मतलब माइनस एंड ड्राइंग्स मतलब माइनस। ये सब किस में करने हैं? कैपिटल के। तो ये कैपिटल के रूल हैं इन द चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अब जैसा मैंने कहा था एक्सपेंस और इनकम के एग्जांपल आपको देने वाला हूं। तो ये रहे एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंसेस, और देख सकते हैं आप पेमेंट कर रहे हो आप किसका? सैलरी का, रेंट का, कमीशन का, इंटरेस्ट का, इंश्योरेंस प्रीमियम का, रिपेयर चार्जेस का, वेजेस, डिस्काउंट अलाउड एटसेट्रा। ये सारे चीज़ें वो हैं जो आप किसी को दे रहे हो या पेमेंट कर रहे हैं सर्विसेज के बदले में। तो ऑल दीज आर कैटेगराइज्ड एज एक्सपेंसेस, जो कि कैपिटल में क्या होगा? माइनस। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल पे आते हैं हमारे इनकम के एग्जांपल पर। तो इसमें आप रिसीव करते हैं, जैसे कमीशन को रिसीव किया, रेंट रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया एटसेट्रा। तो इसमें भी आप क्या करेंगे? कैपिटल में जाएंगे लेकिन प्लस करेंगे। तो ये थे आज के वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक फंडामेंटल रूल्स और बैलेंस शीट के एक न्यूमेरिकल के साथ ये प्रूफ करना, दिखाना, समझाना कि हाउ एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो मिलते हैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ, और होप सो कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब भी करें।